नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं यहां उस पर बहस की जाती है। और आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है राजस्थान के मेवात में हिंदुओं पर अत्याचार। इस मुद्दे को 59% लोगों ने वोट दिया है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल दर्शकों के साथ जुड़ेगा। न्यूज नेशन तबलीगी जमातियों की सबसे बड़ी उन साजिशों का खुलासा कर रहा है जो ये बताती है कि पिछले 3.5 दशक से राष्ट्रीय राजधानी से महज 100 किलोमीटर दूर जमातियों ने कैसे हिंदुस्तान के एक इलाके को मिनी पाकिस्तान बना डाला। यहां साम दाम दंड भेद हर तरीके से हिंदुओं के पलायन के लिए षड्यंत्र रचा जाता है। न्यूज नेशन लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर ये कैसा हिंदुस्तान। दिल्ली की नाक के नीचे कैसे एक इलाके को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया। दिल्ली से केवल 100 किलोमीटर दूर कैसे हिंदुओं को उनकी जमीन पर अल्पसंख्यक बना दिया गया। दिल्ली से सटे मेवात में कैसे तबलीगी जमातियों ने अपनी साजिश रचकर न मंदिर छोड़ा न शमशान। हिंदुस्तान में कैसे हिंदू बेटियों के लिए एक इलाका पाकिस्तान के सिंध से भी बदतर बन गया। हरियाणा का नूह हो, राजस्थान का भरतपुर अलवर हो, हर इलाके में कैसे हिंदू होना पाप हो गया। न्यूज नेशन दिल्ली की नाक के नीचे पिछले 35 साल से चली आ रही तबलीगी जमातियों की साजिश का पर्दाफाश कर रहा है। हम तबलीगी जमात जैसे झूठे नहीं हैं। हम तबलीगी जमात जैसे झूठे नहीं हैं। एक एक केस का सबूत है, कैमरे पर है, नाम है, गांव है, पता है, जात है। जात की बात में नहीं करता, पर आप लोग सबसे ज्यादा दलितों को परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा दलितों को परेशान करते हैं। न्यूज नेशन की इस मुहिम से देश में हड़कंप मच गया। चौतरफा दबाव में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह का दौरा कर ये माना कि वहां हालात ठीक नहीं हैं और आनंद फानन में कई फैसले लिए। तो राजस्थान सरकार ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। हकीकत यह है कि आदमी कम खाना तो पसंद करेगा, लेकिन इज्जत के साथ रहना तो चाहेगा ही चाहेगा। इसलिए लोग सुरक्षा की दृष्टि से, और सरकार क्या है कि ढीला बर्ताव करती है, कठोरता से बर्ताव करे तो छोड़ के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैं सोचता हूँ सरकार भी थोड़ा बहुत उनको तुष्टीकरण के आधार पर एडजस्ट करती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी जो आज़ादी के बाद आई वो तुष्टीकरण है। देखिए, ये बिल्कुल गलत सूचना है आपके पास। राजस्थान हो चाहे पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई है झूठे मुद्दों पर बात करना, झूठी बात करना। कहीं भी राजस्थान में इस तरह की कोई माहौल नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार और प्रेम से रहते हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई कंपटीशन नहीं है, बेवजह का झगड़ा नहीं है। हमारे गाँव में आज भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई प्यार और प्रेम से रहते हैं। न्यूज नेशन की मुहिम से सरकार के कानों तक निरीह बेचारे हिंदुओं की आवाज तो पहुंच गई, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इन आदेशों की परिणति दिखना अभी बाकी है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भरतपुर के कुछ और इलाकों की, कुछ और गांवों की, जहां जमातियों की साजिश ने पिछले 35 साल में कैसे हिंदुओं की जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी है। मेवात के इस इलाके में आज हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान के सिंध में रह रहे हिंदुओं से भी दयनीय हो चुकी है। इस इलाके में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराना, हिंदू बहु बेटियों को घर के अंदर से उठा लेना, हिंदू आबादी के घरों पर, जमीन पर, शमशान पर, मंदिरों पर कब्जा करना मेव जमाती मुसलमानों का शौक शगल बन गया है। इसीलिए इस इलाके में रहने वाले आज हर हिंदू के दिल से यही आह निकल रही है, आखिर हिंदुस्तान की जमीन पर ये कैसा हिंदुस्तान। टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन कर रहा है बड़ा खुलासा। राजस्थान के भरतपुर में भी कमोबेश हरियाणा के नूह वाले हालात हैं। हम आपको राजस्थान के हालात बताएं उससे पहले अपने गेस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ गुलाब चंद कटारिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के गृह मंत्री रह चुके हैं और सभी लोग गुलाब चंद कटारिया जी को जानते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है देश में। मेरे साथ थोड़ी देर में विक्रम सिंह जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के लीडर है राजस्थान से। गीता भट्ट जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है,
आरएसएस की विचारक है, वो मेरे साथ जुड़ी हैं। साध्वी प्राची हिंदू धर्म गुरु हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ सुशील पंडित जो कि रूट्स इन कश्मीर के कार्यकर्ता और जिन्होंने बहुत अच्छी तरह झेला है कि घर से भगाए जाने का दर्द क्या होता है। डॉक्टर शोएब जमी मेरे साथ है, प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। अब मैं आपको बताता हूं और मैं आपको यह भी बताता हूं कि यह परिस्थिति क्यों बनी। आखिर हमने राजस्थान के मेवात में इन्वेस्टिगेशन क्यों किया। दरअसल हमारे पास खबर आई थी और इसकी दो कमेटियों ने जांच की थी। एक जस्टिस कुमार की कमेटी थी और दूसरी जीडी बख्शी की, कि हरियाणा के मेवात में जबरन धर्मांतरण हो रहा है। इस मुद्दे पर हमने जब खबर की इन्वेस्टिगेशन की तब जयपुर और गुड़गांव के एक दर्शक ने हमसे कहा कि हरियाणा के हालात तो आपने देख लिए, अब आप राजस्थान के मेवात वाले हालात देखें। जैसे नूह में एक हिंदू बेटी निधि को मियो मुसलमानों ने अगवा करके नादिया बना दिया था, ठीक वैसे ही भरतपुर के एक गांव में एक परिवार अपनी बेटी की 5 साल से राह देख रहा है। परिवार का आरोप है कि उनकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर न सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन कराया गया बल्कि उससे निकाह भी कर लिया गया। वो लोग आए और ले गए जबरदस्ती से। मंजू था नाम उसका, उसको अंजुमन कहते हैं। अब माता पिता के मन में दर्द का समंदर है। आंखों में एक बार फिर से अपनी लाडली बेटी को देखने की ख्वाहिश है। वो लाडली बेटी जिसका नाम इस दंपति ने बड़े प्यार से मंजू रखा था, लेकिन मंजू को उनकी आंखों के सामने ही अंजुमन बना दिया गया और ये बुजुर्ग माँ बाप कुछ भी न कर सके। मेवात, चाहे वो हरियाणा का मेवात हो या राजस्थान का मेवात हो या उत्तर प्रदेश का मेवात हो, लड़कियों को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाना, उनका धर्म बदल देना और शादी कर लेना मेव मुसलमानों के लिए बहुत आसान काम है। नूह में निधि को नादिया बना दिया गया, उसी तरीके से यहाँ मंजू को अंजुमन बना दिया गया। ये तस्वीरें भरतपुर के पहाड़ी तहसील में नगला आराम सिंह गांव की है। यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर बसर कर रहे बाबूलाल अब भी 5 साल पहले का वो मंजर याद करके सिहर उठते हैं, जब कुछ मेव मुसलमान आए और जबरन मंजू को उठा कर ले गए। बिल्कुल ले गए साहब, मैंने शिकायत की, साथ ले गए दूसरे दिन ही। लड़की को अगवा करके जबरदस्ती। मंजू था नाम उसका, उसको अंजुमन कहते हैं। अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने उस पर कुछ नहीं किया था? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। अच्छा। हाँ जी, पुलिस को क्या, मैं तो एसपी डीएसपी सब इतना घूम आया कि लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब भी स्टैंडिंग वारंट कटे हुए लेकिन कोई सुनाई मेरी नहीं हो रही है। पिता के मुताबिक उनकी बेटी को मंजू से अंजुमन बनाकर जालिमों ने उससे निकाह कर लिया। इस वारदात को 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मंजू कहाँ है इसकी कोई खबर नहीं। ऐसा नहीं कि माता पिता ने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन थाना पुलिस सब बेकार साबित हुआ। पुलिस में 10 बार थाने घूम आया, फोटो मैंने दे दिया, फ़ोन नंबर मैंने दे दिया, सारा कुछ सौदा दे दिया, लेकिन फिर मेरी कोई सुनाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो। अच्छा, वो शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद घर से आके और अगवा कर ले गए? हाँ जी, अगवा कर ले गए। अच्छा, ये अगवा करने वाले कौन से लोग हैं, नाम मालूम है आपको? हाँ जी मालूम है। एक तो है जमील। अच्छा। हाँ जी, जो हरियाणा का रहने वाला है। अच्छा। हाँ, और एक है हरियाणा का रहने वाला श्यामलाल। अच्छा। हाँ, एक यहीं का लोग है जो सीआईडी देने वाला है, राजेश। हम तो काम करवे गए। हाँ। और काम करते में झट ले गए, आए और उठा कर ले गए? आए और उठा के ले गए। पुलिस ने कोई मदद नहीं मदद की। हरियाणा हो या फिर राजस्थान, मेवात में जमातियों के लिए हिंदुओं की बहू बेटियों की इज्जत आबरू पर हाथ डालना, उन्हें सरेआम घर से उठाना या फिर जबरन निकाह कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। हरियाणा के नूह में निधि को नादिया बनाने की कहानी आप देख चुके हैं। हैरानी इस बात की है कि आखिर हिंदू परिवार पर यह अत्याचार किसी को नजर क्यों नहीं आ रहा। आखिर ये कैसा हिंदुस्तान है। भरतपुर के नगला आराम गांव से न्यूज नेशन के लिए विकास चंद की रिपोर्ट।
तो नगला आराम के हालात हमने बताए। इससे पहले 10 साल की एक बेटी से सामूहिक बलात्कार 35 से 40 साल के 3 लोग करते हैं, ये भी हमने दिखाया था। ये कैसा हिंदुस्तान पार्ट 2 में भरतपुर के पास के ही एक गांव की एक घटना थी। सवाल हम फिर यही उठा रहे हैं, ये कैसा हिंदुस्तान। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, हिंदुओं पर अत्याचार की क्या राजस्थान सरकार जानबूझकर अनदेखी कर रही है? ए हाँ और बी नहीं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर आप आ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @NewsNationTV, हमारा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें। दिलचस्प होगा तो हम अब भी तुरंत इस शो में आपको दिखाएंगे। नंबर है 9711002266 पर आप इसे दे सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें, हम अपने दर्शकों को सीधे लाइव जोड़ते हैं। देश का इकलौता टेलीविजन चैनल है जो अपने दर्शकों को लाइव जोड़ता है। और मेरे साथ केशव प्रताप सिंह जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है मुंबई से, वो जुड़ गए हैं। बहस की शुरुआत करूंगा, सबसे पहले गुलाबचंद कटारिया जी के पास चलूंगा। गुलाबचंद कटारिया जी, ये 5 साल पहले की बात है जो नागला आराम सिंह की घटना है, और 5 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी का शासन था। ऐसा अनर्थ हिंदुओं पर एक ऐसी पार्टी के शासनकाल में जो हिंदुओं की रक्षा के लिए जानी जाती है, जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, ऐसा क्यों हुआ गुलाबचंद कटारिया जी? ये हालात क्यों बने? देखो, निश्चित रूप से इस प्रकार की कई घटनाएं घटित हुई है और वो घटनाएं सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने जो प्रयत्न कर सकते थे वो प्रयत्न हमने किया, और मैं सोचता हूँ इस मेवात एरिया में जितने भी इस प्रकार के केसेस जो दर्ज हुए हैं उनकी अगर संख्या को सही ढंग से कोई एनालिसिस करे तो उसमें 70% इसी प्रकार की घटना मिलेगी जो ज़ोर ज़बरदस्ती से उनके साथ निकाह हुई या शादी हुई या उनके साथ बलात्कार हुआ है। कुछ लोगों को हमने पकड़ करके सज़ा दिलाने की स्थिति में भी आए, कुछ केसेस को हमने खोला भी सही, उनको पकड़ा भी सही। लेकिन ये बात सच है कि 100% में हमको सफलता नहीं मिली, प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिली। मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन इसका जो सीधा का सीधा है कारण क्या कि ये पिछले कुछ 20-25 वर्षों में इस प्रकार की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसके पहले जो रहते थे उस समय इस प्रकार की स्थिति नहीं दिखाई देती थी, और कम से कम वहाँ के मेवात के लोग भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ाने के में मदद करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो उनके प्रोटेक्शन में आ गए, और उसके कारण से निश्चित रूप से यह जिस प्रकार की जो माँ बहन बता रही थी, ऐसी कुछ घटनाएं हुई है। अगर सारी घटनाओं का एनालिसिस करें जो पिछले 8-10 वर्षों में हुई है तो उसमें से 70% घटनाएं इसी प्रकार के एक समाज विशेष के लोगों के द्वारा की हुई निकलेगी। कुछ ऐसा नहीं है कि केवल सब मुसलमानों के द्वारा ही हुई, हिंदुओं के द्वारा भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, पर वो संख्या में इतनी नगण्य है और ये संख्या में इतनी अधिक है। उनमें से मेवात क्षेत्र में केवल यही नहीं, ये गो तस्करी का एक इतना बड़ा पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है कि हमने 14 चौकियां बनाने के बाद भी आए दिन फायरिंग होती है, पुलिस पर भी फायरिंग होती है, लोग आपस में फायरिंग करके जाते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हमारे यहाँ निरंतर इस मेवात क्षेत्र में अशांति का जो एक दौर है, ये निश्चित रूप से पिछले 20-25 वर्षों में बढ़ा है, इसको मैं नकार नहीं सकता। लेकिन कटारिया जी, आप खुद सरकार में रहे, गृह मंत्री रहे, वसुंधरा जी की सरकार रही है, गहलोत साहब की सरकार रही है। अगर 10-20 साल में वहां ऐसा हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये 3 दशक की घटनाएं हैं, ये बढ़ती क्यों रही? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से कई घटनाएं हमने आइडेंटिफाई भी किया और लोगों को पकड़ा भी, उनको सज़ा भी दिलाई, वो सब कुछ हुआ। लेकिन इससे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की घटना होना बंद हो गया हो। चाहे वो मेरा समय भी मैं गृह मंत्री था तो मुझे स्वीकार करने में कोई ऐतराज़ नहीं, घटनाएं हुई है। घटनाओं को और खोलने में भी हमारी पुलिस ने उस समय सफलता अर्जित की, लेकिन 100% हम उसमें सफल हो गए ऐसा दावा मैं नहीं करता हूँ। उसका कारण एक तो वहाँ के लोकल लोगों की भी उनको श्रेय मिलना शुरू हो गया। पहले लोकल लोगों का श्रेय नहीं मिलता था, अब एक तरह से एक अजीब सी स्थिति आ गई है कि आपको अपनी सारी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी उस क्षेत्र में जाने में भय सा लगता है। इस बात को भी स्वीकार करा, कई इस प्रकार की वारदातें हुई जिसमें आमना सामना हुआ है, जाने में डर लगता है, आमना सामना भी हुआ है, गोलियां भी चली है और कई बार लोगों के मौत भी हुई है।
ठीक है, सुशील पंडित जी के पास चलता हूं। सुशील पंडित जी, कश्मीर में तो समझ आता है, खुद कटारिया जी कह रहे हैं, जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं और राज्य के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक हैं, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। ये तो एक स्वीकारोक्ति है और इस पर क्या सवाल नहीं उठने चाहिए देश में? लोग कह रहे हैं कि मैं कोरोना काल में ये डिबेट क्यों कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये है अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों ना करूं? दीपक जी, बिल्कुल सही प्रश्न है। कश्मीर तो सबसे नीचे लटका हुआ फल था, तो वहां उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ लिया, एक पूरे के पूरे समुदाय को निष्कासित कर दिया घाटी से। लेकिन देश में ऐसे 500 से ज़्यादा कश्मीर हैं जहां से हिंदू औने पौने में अपने मकान, दुकान, खेत, जायदाद बेचकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर कर दिए जाते हैं। कैराना कितनी दूर है दिल्ली से? 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है। दिल्ली की अपनी बस्तियां हैं, सुंदर नगरी है, ओखला है, श्रीनिवासपुरी के आसपास, यहां सीलमपुर है, जाफराबाद है। आपको दिल्ली में ऐसे मोहल्ले मिल जाएंगे जहां से हिंदू अपना घर समेटकर जाने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी बहन बेटी गली में निकलते हुए सुरक्षित नहीं है। दिल्ली एक राजधानी है देश की। यही राजस्थान का मेवात है, हरियाणा का मेवात है, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर ऐसे मोहल्ले हैं, मुंबई जैसे शहर के अंदर ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पुलिस जाने से कतराती है। भटकल एक इलाका है, कर्नाटका का कोस्टल टाउन है, पुलिस जाने से कतराती है। तमिलनाडु में रामनाथपुरम है, आम्बूर है, कोयंबटूर के इलाके हैं। देश भर में ऐसे क्लस्टर्स पैदा हो गए हैं, घेटोस पैदा हो गए हैं। कानपुर के अंदर ऐसे मोहल्ले हैं, मैं इस पर आऊंगा, लखनऊ में ऐसे मोहल्ले हैं। बहुत बड़ी बात है। तो जगह जगह ऐसे क्लस्टर्स बन गए हैं। हम जागे क्यों नहीं इस बात को लेकर? क्या अपने ही देश में हिंदू कुछ इलाकों में अल्पसंख्यक बन जाएगा? बड़ा सवाल है। मेरे साथ मुंबई की आपने बात की, केशव प्रताप जी जुड़ गए, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलूंगा, फिर विक्रम सिंह जी और साध्वी प्राची जी के पास जाऊंगा। सबसे पहले केशव जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप इस खुलासे पर? सुशील पंडित जी कह रहे हैं देश के कई इलाकों में ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए हैं, पर यहाँ तो बीमारी 3 दशक में बहुत बड़ी हो चुकी है। 80 गांव हिंदू विहीन हो गए राजस्थान के मेवात में। नेटवर्क पे लेके बैठे रहे। देखिए, जहां तक सवाल है, अभी माननीय राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि 30 साल से, लगभग 3 दशक से ये सब हो रहा है। तो देश की जो हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दावा करती है, बीजेपी ने क्या किया इसके लिए? और जब महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में भी 6 महीना पहले बीजेपी की सरकार थी, 6 से 8 महीना पहले। तो भाजपा को इस पे रोक लगानी चाहिए थी। हाँ, ये हो रहा है, सत्य है, इसमें नकारा नहीं जा सकता। देश के कई हिस्सों में हो रहा है, ये सत्य है, लेकिन इस पर सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए और सरकारों को इस पर रोक लगानी चाहिए। अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो कानून का भी उल्लंघन है, संविधान का भी उल्लंघन है। इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर करनी चाहिए जो इसका साध्वी प्राची जी, मैं शोएब जमाई के पास जाऊं उससे पहले सीधे सवाल, साध्वी प्राची जी, क्यों हो रहा है ऐसा? आप जैसे धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। आप पर भी सवाल उठाऊंगा अगर मैंने गुलाबचंद कटारिया जी और विक्रम सिंह जी पर सवाल उठाया है या किसी और पर उठाया है। क्या कर रहे हैं हिंदू धर्मगुरु? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपके चैनल का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आपका चैनल और विशेष रूप से आपने बड़ी तन्मयता के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ, चाहे वो मेवात के अंदर हो या राजस्थान के अंदर हो। और हिंदू क्योंकि धीरे धीरे कम होता जा रहा, अभी पंडित जी ने कहा 500 स्थान नहीं, 600 के आसपास स्थान हैं जहां से हिंदू अपने घरों को छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे एक बात कहूं कि ये वर्तमान सरकार को दोष देना उचित नहीं होगा। दीपक जी, मैं आपके बीच में फिर कह रही हूं, ये 70 साल की जो सड़ी गली राजनीति और जो ये सेकुलर गैंग था,
केवल ये गंगा जमुना की जो तहजीब का पाठ पढ़ाने वाला जो गैंग था दीपक जी, जरा उनसे पूछिए एक बार कि देश के अंदर ऐसे हालात आखिर क्यों हुए। ठीक है, आपसे भी पूछ रहा हूं और यही सवाल लेकर जा रहा है, यही सवाल लेकर विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा। साध्वी प्राची जी, मैं इसमें उन लोगों को भी जिम्मेदार मानता हूं जो हिंदू धर्म का भी प्रचार करते हैं। अगर मुसलमान लोग गलती कर रहे हैं, मैं छूट कर बोल रहा हूं। और कोरोना काल में मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोरोना काल में मेरे पास इस बात के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि हरियाणा के मेवात में और राजस्थान के मेवात में ये अत्याचार बहुत बड़े हैं। मैं रिकॉर्ड्स लेके बैठा हूं। विक्रम सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, राजस्थान में हालात क्यों बने? हरियाणा ने तो कुछ कदम उठाए हैं, क्या राजस्थान सरकार कदम उठाएगी इन हालातों को देखते हुए? जी दीपक जी, ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में हालात बिगड़े हों। ये एक मेवात हरियाणा का है। आप किसी एक सरकार को, किसी एक पार्टी को आप दोषी नहीं, जैसा अभी प्राचीन कह रहे कि धर्मनिरपेक्ष देश वो गैंग, आप किस देश धर्मनिरपेक्ष में? और विक्रम सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना प्लीज ऑडियो ठीक कर लें। अब मैं अपने पैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे टेक्निकल टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि विक्रम सिंह जी का ऑडियो बहुत कट के आ रहा है। विक्रम सिंह जी का ऑडियो बहुत कट के आ रहा है। मेरे साथ अदिति महेश्वरी जी जुड़ गई हैं, एक टीचर हैं, ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति जी, क्या कहेंगी इस हालात पर जो हरियाणा के मेवात में और राजस्थान के मेवात में बढ़ गए हैं? फिर मैं शोएब जमई और गुलाबचंद कटारिया जी के पास एक बार फिर से आऊंगा। बताइए अदिति जी। आदरणीय दीपक सर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप राष्ट्रहित और देश हित के मुद्दे बहुत अच्छे से उठाते हैं। ये जो मेवात में हिंदुओं के खिलाफ काम हो रहे हैं, ये बिल्कुल देशद्रोह के बराबर है। जो ये काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। इनको सिर्फ और सिर्फ जेल की सजा होनी चाहिए। इनके खिलाफ हमें जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए और 3 महीने के अंदर अंदर इनके खिलाफ केस डिसाइड होना चाहिए। इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि हम आगे आने वाली जनता या आने वाले व्यक्ति कोई भी इसको करने से पहले सोचे और उसकी रूह कांप उठे। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत माता की जय। ठीक है अदिति, आपने पीछे देश का झंडा लगा रहा है, आपकी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति साफ दिख रही है। और हम ये कहते हैं, मैंने हमेशा ये कहा है, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। लेकिन ये षड्यंत्र और साजिश क्यों? शोएब जमाई आइए आप, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष, क्यों हो रहा है भाई? 500 इलाके सुशील पंडित गिना चुके हैं। क्यों हो रहा है? किन हालातों में हो रहा है? आपको मैंने दिखाया था वो रेप का मामला, 10 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया 35 और 40 साल के लोगों ने। इससे ज्यादा अत्याचार क्या होगा शोएब जमाई? आदरणीय दीपक चौरसिया जी, मैं चूंकि सुशील पंडित जी ने जो क्लेम किया है उसके वेरिफिकेशन तो अभी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपने रिपोर्ट पिछले जो हरियाणा के मेवात की दिखाई और फिर राजस्थान के मेवात की दिखाई, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद और अपने स्तर से सारी चीज़ मालूमात करने के बाद हमने आपको पर्सनली तौर पर भी बताया था और अभी देश के सामने भी बताना चाहूँगा कि जमीयत-उल-उलमा हिंद के लोगों से हमारी बातचीत हुई है और बहुत जल्द हम लोग मेवात के इन इलाकों का दौरा कर करके और तमाम चीज़ों को संज्ञान में लेकर के अपनी समाज की जिम्मेदारी समझते हुए हम समाज के स्तर पर इन मामलों को उठाएंगे। और हमारी समाज की तरफ से किसी हमारे हिंदू भाई या बहन को तकलीफ पहुंच रही है, जो चीजें हो रही है, इसको हम कड़े शब्दों में जो है पहले तो निंदा करते हैं और दूसरा इन ये घड़ियाली आंसू है शोएब जमाई, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, ये घड़ियाली आंसू है, मत बहाइए। घड़ियाली आंसू है ये घड़ियाली आंसू है। हकीकत सब जानते हैं, जन्नत की हकीकत सब जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। आदरणीय दीपक चौरसिया जी, मैं बड़ी चूंकि बहुत देर से इंतजार कर रहा था, सारे लोगों ने बात रखी तो मैं थोड़े थोड़े सबके जवाब देना चाहूँगा। देखिए दीपक चौरसिया जी, एक समाज की जिम्मेदारी निभाते हुए एक उसके नुमाइंदा होने के नाते मैंने आपको ये बात कही कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी सर्जरी हुई थी और अभी डॉक्टर जैसे ही इजाज़त देते हैं तो हम उस इलाके में पूरी टीम लेकर के, बल्कि जमीयत-उल-उलमा हिंद की टीम लेकर के जाएंगे और इन तमाम मामलों की छानबीन करके जो भी दोषी है, मुस्लिम समाज का कोई लड़का है, कोई भी है, हम उसको जो है सज़ा दिलाने का काम करेंगे। ऐसा हम आपके देश
देश से और तमाम हिंदू भाइयों बहनों से इसका वादा करते हैं। लेकिन मेरे कुछ 2-3 सवाल है, इसका भी जवाब हमें चाहिए। दीपक जी, मैं चाहूँगा कि आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए मैं वो सवाल पूछना चाहूँगा। गुलाब चंद कटारिया जी जो कि राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री रहे और इन्हीं के हाथ में जो है वो पुलिस रही, मैं पूछना चाहता हूँ गुलाब चंद कटारिया जी, आप जैसा कि बता रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में जो घटनाएं हुई हैं, तो क्या आप अपनी पुलिस और अपनी सरकार की नाकामी को तो आपको कबूल करना चाहिए ना कि आपके रहते हुए ये सारी घटनाएं हुई। दूसरी बात, आप ही के टाइम पे जब आप गृह मंत्री थी तो मुझे याद है कि पहलू खान की घटना हुई और पहलू खान की घटना में उन सारे आरोपियों याद आ गया आपको पहलू खान? मैंने कहा था ना घड़ियाली आंसू है। याद आ गया आपको पहलू खान? याद आ गया आपको पहलू खान? सवाल तो पूछना मंजू को अंजुमन बना रहे हैं वो याद नहीं आया आपको? पहलू खान याद आ गया? बिल्कुल याद आ रही है, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन एक सवाल याद नहीं है गुलाब चंद जी से जरूर पूछना चाहूंगा। याद नहीं है? मेरे बिल्कुल याद है, सब याद है। और अभी परसों ही डिबेट में हमने बताया था कि हरियाणा में बवाना और हिसार ये 2 जगह है जहां पर जो है 12 मुस्लिम फैमिलीज और 40 मुस्लिम फैमिलीज को जबरन जो है हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया। चलिए, और ये मैंने दीपक जी को भेजा भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसका फैक्ट चेक किया है। आइए, ठीक है आपने कहा कि जबरन, 1 मिनट साध्वी प्राची जी, इसका जवाब है मेरे पास, इसका जवाब है। मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। हरियाणा में 12 मुस्लिमों को जबरन हिंदू बनाया गया। ये खबर मुस्लिम मिरर जैसे 2 और 3 प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आगे सुनिए, जिनमें एक भी क्रेडिबल नहीं है। ये सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के लिए हैं। आगे चलिए, सुन लीजिए। शोएब जमाई, आपने कहा हरियाणा का बवाना। मुझे बता दीजिए हरियाणा में बवाना नाम का कौन सा जिला है? आप निकालिए, अभी निकालिए गूगल पे। हरियाणा में बवाना जिला है क्या? निकालिए। आपने खुद कहा हरियाणा का बवाना जिला, निकालिए हरियाणा में बवाना जिला है कि नहीं, निकालिए। नहीं, मैंने 2-3 घटना बताई। एक सर, एक घटना है वो, मैं आगे सुन लीजिए शोएब जमाई, वो भी क्लेरिफाई कर देता हूँ। एक बलबल का बताया, सब झूठा है, सब झूठा है। आपने मुझे बवाना की एक खबर भेजी थी, आपने मुझे बवाना की एक खबर भेजी थी, आपने मुझे बवाना की एक खबर भेजी थी। आगे सुन लीजिए, वो व्यक्ति कौन है? खबर का आपने अभी कहा हरियाणा का बवाना जिला। हरियाणा में कौन सा बवाना जिला है मुझे ये बता दीजिए। आगे भी सुन लीजिए। हरियाणा बॉर्डर खबर का लेखक हसम अकरम नाम का एक पत्रकार है। को कन्वर्ट किया गया। आगे तो सुन लीजिए, आगे तो सुन लीजिए शोएब जमाई, आगे तो सुन लीजिए, आगे तो सुन लीजिए। कौन सी शिकायत दर्ज है बता रहा हूँ शोएब जमाई, बता रहा हूँ। सिद्दीकी साहब ने इस पे केस भी किया है। आगे सुन लीजिए ना शोएब जमाई। देखिए, मैं बिना रिसर्च के कुछ नहीं बोलता शोएब जमाई। मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब देता हूं कि किस तरह की फेक न्यूज की फैक्ट्री आप लेकर आए हैं। आगे सुनिए, ये जो शख्स है इनका नाम है हसन नकरम, इनका एक पत्रकार है जो दावा करता है कि हरियाणा के बवाना जिले में यह घटना हुई। हरियाणा में 1 जुलाई 2020 तक कुल 22 जिले हैं, जिनमें से एक का नाम भी बवाना नहीं है। बवाना दिल्ली का एक इलाका जरूर है। आगे की पड़ताल करने पर पता चलता है कि दिलशाद नाम के एक शख्स की यहां मई में कोरोना फैलाने के जुर्म में पिटाई की गई, जिस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला अभी भी विचाराधीन है। आगे की पड़ताल में मुझे यह भी पता चला कि इस खबर को पलटकर इसे मनचाहा सांप्रदायिक रंग देकर वायरल किया गया और खास तौर पर कुछ मुस्लिम छोटे मोटे। मुझे बता दीजिए, एक मिनट शोएब जमाई, बताइए आपने खबर कौन से, आपने बताइए ना कौन से पोर्टल से आपने खबर कोट की है? हिंदू से की है, टेलीग्राफ से की है, इंडियन एक्सप्रेस से की है, जनसत्ता से की है, इंडिया टुडे से की है? कोई भी बता दीजिए कौन सा पोर्टल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट हमने आपको भेजी है जिसमें सर कोई टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, मुस्लिम मिरर नाम की एक फर्जी वेबसाइट है जो यही प्रचार करती है। मैं आपको ऑन एयर चुनौती देता हूं शोएब जमाई, इस खबर पर मैं आपको ऑन एयर चुनौती देता हूं कि एक फेक न्यूज है और मैं ये दिखाता हूं आपको। ये टाइम्स ऑफ इंडिया पे यकीन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया पे यकीन है। चलिए इसको जूम करके दिखा दीजिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है ही नहीं, ये मुस्लिम मिरर है। ये मुस्लिम मिरर है सर, मैं चुनौती दे रहा हूं। मुस्लिम मिरर है ये, मुस्लिम मिरर। अभी बवाना था, हिसार हो गया। अभी बवाना था, हिसार हो गया। अभी बवाना था, हिसार हो गया। अभी बवाना था। अभी सुनिए, अब मैं आपको ऑफ इंडिया भी पढ़ के सुना देता हूँ। ऑफ इंडिया ने इसका फैक्ट चेक किया है, सुनेंगे? ऑफ इंडिया फैक्ट चेक, ये खबर झूठी है। एसपी का बयान सुनेंगे? ऑफ इंडिया क्या है?
ऑफ इंडिया आरएसएस का न्यूज़पेपर है, आज न्यूज पोर्टल है आरएसएस का। बीजेपी के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा करते हैं। आप क्या बात करते हो ऑफ इंडिया की बात? शोएब जमाई, एक पत्रकार की हैसियत से आप मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये खबर एक फेक न्यूज है, और मैं दावे के साथ ठोक कर कह रहा हूं। ये देखिए सामने स्क्रीन पर चल रहा है, ये कोई टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, ये कोई टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है। हसन अकरम, ये देखिए, ये दिखा हसन अकरम चल रहा है बवाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। देखिए ना, आपने भेजी हसन अकरम, 12 मुस्लिम फैमिलीज हैव बीन, ये देखिए फोर्सिबली कन्वर्टेड। और क्या लिखा है? मुस्लिम मिरर। सुन लीजिए, May 23, 2020 मुस्लिम मिरर। सुन लीजिए, आप बता रहे हैं ना टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप बता रहे हैं ना टाइम्स ऑफ इंडिया है। ये देखिए मुस्लिम मिरर, जरा इनको बढ़ा दीजिए, फैलाकर दिखा दीजिए हसन अकरम का नाम और मुस्लिम मिरर। अभी ये देखिए चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है, देखिए मुस्लिम मिरर। आपने भेजी है मुझे, आपका ही व्हाट्सएप है शोएब जमाई, आपका ही व्हाट्सएप है, ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये आपका व्हाट्सएप, आपने मुझे भेजा था। मैं पूरी क्रेडिट दे रहा हूं आपको कि आपने मुझे भेजा था, मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और ये मुस्लिम मिरर में May 23 को एक फेक न्यूज छपी है, और हरियाणा में बवाना नाम का कोई जिला ही नहीं है। आप मुझे बताइए सिर्फ एक सवाल, क्या मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की भी भेजी है? उसको चलाइए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मई 2020 को कुमार मुकेश जी उसके जर्नलिस्ट, उन्होंने छापा 40 मुस्लिम फैमिलीज कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। ये कहां पर हुआ है? ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है सर, हमारी नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। आप अपने मोबाइल में चेक कीजिए और दिल से अपने हाथ में रख के कहिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके पास है या नहीं है। हमने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपके व्हाट्सएप का नंबर मेरे पास इसमें दिख रहा है कि आपके पास जा चुका है। आपने भेजा ना, मैंने बता दिया, मुस्लिम मिरर की रिपोर्ट है, ये देखिए लगी हुई है मुस्लिम मिरर की रिपोर्ट। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये दोनों खबरें जो आपने भेजी हैं ये कंप्लीट फेक हैं, दिलशाद नाम के आदमी को इसलिए मारा गया क्योंकि वो आया था तबलीगी जमात के कार्यक्रम से भोपाल से, ये फैक्ट चेक कहता है। और जब वहां पर आया तो उसने कहा कि मैं तबलीगी के कार्यक्रम में आया हूं, वहां उसकी पिटाई कर दी गई। उसके बाद उसके पूरे गांव वालों को अब आ गए असलियत पे, हिंदू बन के रहोगे तो गांव में रहोगे, वरना अब आ गए असलियत पे। किसी को हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं किया गया, वहां के एसपी का बयान था, ऐसी कोई घटना नहीं हुई वहां पे। और अगर होती तो अभी तक सेक्युलर जमात के लोग डांस करने लगते, शोएब जमाई डांस करने लगते, करते कि नहीं? गीता भट्ट जी बताइए, करते कि नहीं करते बताइए। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो हमने हिसार की बताया जिसमें 40 मुस्लिम फैमिली को हिंदू में कन्वर्ट किया गया, नाम बता दीजिए 40 मुस्लिम फैमिलीज के। देखिए दीपक जी, हिसार में टाइम्स ऑफ इंडिया 9 मई 2020 की रिपोर्ट है। कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से कोई भी किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है, उसको इस संविधान में उसको पूरा अधिकार दिया है। लेकिन विषय ये यहाँ है दीपक जी, यहाँ विषय ये है, यहाँ जो विषय है जमाई जी, अब दूसरों की भी सुन लीजिए। आपने बहुत अपनी बात कही, आपके पास 1 मिनट आ रहा हूँ। गीता भट्ट की भी बात सुन लीजिए। गीता भट्ट जी के बाद विक्रम जी के पास। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और बोल। दीपक जी देखिए, दीपक जी ये बड़ा कहा आपने, एक बहुत कटु सत्य जो है वो आज अपने प्रोग्राम में सभी के समक्ष रखा है, और जिसे देखकर यह बहुत दुख भी होता है। लेकिन ये सच्चाई है कि भारतवर्ष में ऐसे कई पॉकेट्स बन गए। एक ऐसा देश, एकमात्र देश जिसे हिंदू अपना देश कह सकता है, वहां ऐसे पॉकेट्स हैं जहां आज उसके पास अपने नागरिकता के अधिकार तक नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार तक मौलिक अधिकार नहीं। विक्रम सिंह जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, बताया है जितने जघन्य अपराधों को आपने बताया है,
ऐसे लोग ना तो किसी के भाई हो सकते हैं, ना तो किसी के पिता हो सकते हैं। ठीक है विक्रम सिंह जी, दूसरी बात, गीता जी मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था। विक्रम सिंह जी बताइए ऐसे हालात क्यों बने? सवाल मेरा यही है। आप कांग्रेस के नेता है, कटारिया जी श्रद्धेय बैठे हुए हैं, दोनों से पूछ रहा हूँ, आप दोनों श्रद्धेय हैं मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आप बहुत अच्छे जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपसे बात करने में अच्छा लगता है। आप लेकिन सही बयानी कीजिए, आप एक पक्ष की बातें मत सुनिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि नहीं? सर पहलू खान के लिए सबको जाति पता थी, पहलू खान को किसने मारा पूरे देश को पता था, लेकिन मंजू को अंजुमन किसने बताया ये देश जानना नहीं चाहता है। आप जाति और धर्म को फिर छुपा देते हैं कि नहीं अपराधी की कोई जाति नहीं होती। पहलू खान के मारने वालों की जाति विक्रम सिंह जी क्यों सार्वजनिक की गई? किसने बताई? इन लोगों ने सम्मानित किया, उनको मालाएं पहनाई, जब पूरे देश को पता लगा है अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। क्यों उसको गो तस्कर बता के मारा गया? ठीक है गुलाबचंद कटारिया जी, किसने बताया पहलू खान के बारे में? क्यों बना पहलू खान मुद्दा? फिर साध्वी प्राची जी के पास जाऊंगा। बताइए गुलाबचंद कटारिया जी, मंजू को अंजुमन बनाने पर कोई नहीं बोलता, लेकिन पहलू खान पूरे देश को याद है। पहलू खान के मर्डर पर हमने तुरंत केस दर्ज किया। पहलू खान के ऊपर हमने तुरंत केस दर्ज किया। जो भी संबंधित लोग थे उन सबको हमने गिरफ्तार किया। 2.5-3 महीने तक वो जेल में पड़े रहे और जेल से जब उनकी हाईकोर्ट से जमानत हुई तब छूटे हैं। पुलिस ने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की। हमने पहले दिन उन पहलू खां को मारने वाले सब लोगों को 302 का मुलजिम बना करके गिरफ्तार किया। 2.5 महीने तक 3 महीने तक वो जेल में बंद रहे और उसके बाद हाईकोर्ट से जमानत होकर के वो लोग छूटे हैं। हमने हमारी तरफ से कोई लेकुना नहीं रखा। विक्रम सिंह जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनो आप ठीक तरह से। ये कारण जब हुआ है जब इनके समाज के लोगों ने इस प्रकार की लड़कियां उठाकर लाने वालों को पुरस्कृत करने का जब तरीका निकाला, उनको जब सम्मान मिलने लगा, उनको आर्थिक सहायता इनका समाज जब देने लगा, तो ये प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके पहले इनका समाज इसको कंडेम करता था, लेकिन 30 सालों में इनका समाज स्वयं ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसके कारण से ये प्रवृत्ति बढ़ी है। ना विक्रम सिंह जी मेरा सीधा सवाल है, आप बड़ी बेबाक बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को क्या आप अशोक गहलोत जी के सामने ले जाएंगे और बोलेंगे कि राजस्थान के मेवात में एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनना चाहिए और इन तमाम मामलों की एक साथ इन टोटो जांच होनी चाहिए? विक्रम सिंह जी बोलिए, देश आपसे आज जानना चाहता है, सुनना चाहता है कि विक्रम सिंह जी कांग्रेस के नेता के तौर पर इनकी सरकार है क्या कदम उठाने वाले इस पर? नागरिक अपराध का और अपराधी का पक्ष नहीं लेता है और न लेगा, और हम अपराध को रोकने की कोशिश में, हमारी सरकार ने अलवर में 2 एसपी की पद सृजित किए हैं इसीलिए कि इस तरह के अपराधों को रोका जाए, और हमारी सरकार की पूरी मंशा है रोकने की। हम कहीं अपराध को महिमा मंडित नहीं करते हैं, लेकिन हम अपराध सर इस अगर न्यूज नेशन राजस्थान के मेवात का खुलासा कर रहा है, हरियाणा के मेवात में कदम उठाया गया है, वहां पर धर्मांतरण का कानून आ रहा है, वहां पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो राजस्थान में ये क्यों ना हो जब सेम हालात है? विक्रम सिंह जी देश सुनना चाहता है कि आप ये मांग करें। जिम्मेदार मीडिया को और सरकारों को नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं होती हैं और घटना करने वाले कभी जाति धर्म नहीं देखते हैं, न उन अपराधियों की कोई जाति होती है। अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। सर ये सब कुछ धर्म के नाम पर और धर्म के आधार पर हो रहा है। विक्रम सिंह जी इसको कैसे झुटलाएंगे? ये धर्म के नाम पर और धर्म के आधार पर हो रहा है और गुलाबचंद कटारिया जी इस बात को स्वीकार रहे हैं। साध्वी प्राची ऐसा क्यों? आप लोग क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्यों हिंदू धर्मगुरु जाते नहीं है उन गाँवों में जहाँ पर 80 गाँवों को हिंदू विहीन कर दिया गया है? जवाब दीजिए साध्वी प्राची जी। ऐसा नहीं होता है, ये देश धर्मनिरपेक्ष किस तरह का नाम लेते हैं आप? क्या ये संवैधानिक शब्द है? संविधान में है? आप बताइए मुझे। दीपक जी विक्रम जी 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। साध्वी प्राची जी का सिर्फ साध्वी प्राची जी को ऑडियो, फिर गीता भट्ट जी के पास। साध्वी प्राची जी बोलिए। दीपक जी
ये शोएब जैसे लोगों को चैनल पे बैठा करके केवल इनको झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। दूसरी बात, विक्रम जी कह रहे हैं अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, मैं मान सकती हूं, लेकिन मेवात किस जाति के लोगों ने खाली कराया, कश्मीर किस जाति के लोगों ने खाली कराया, कैराना किस जाति के लोगों ने खाली कराया, जरा ये विक्रम जी इस बात का भी जवाब दे दे। हम मानते हैं अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये अल्पसंख्यक ये बेचारे मुस्लिम तुष्टीकरण करके 70 साल में आप जैसे लोगों ने इनको पलीता लगाकर इनको फलीभूत किया। आज परिणाम ये है कि हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार, नदीम, अंजुमन, इनकी कोई सुनवाई नहीं हिंदुस्तान में। कितनी बड़ी समस्या। दीपक जी आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, सबसे पहले कैराने की आवाज साध्वी प्राची ने उठाई थी, वहां के बीजेपी के सांसद थे, एक बार ध्यान से सुनिए, उन्होंने बल्कि विरोध किया था कि यहाँ कोई हिंदू पलायन नहीं कर रहा है। मैंने कहा था कि हिंदू पलायन कर रहा है, फिर वहां पर जांच हुई और पता चला, मैंने अभी भी 2 साल पहले मुझे पता चला मेरठ से हिंदू पलायन कर रहा है। आप मेरठ जाइए, मेरठ से भी हिंदू पलायन कर रहा है। मैं जहां भी मुझे पता चलता है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं वहां पहुंचती। दूसरी बात, विक्रम सिंह जी, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, इस अल्पसंख्यक आयोग को खत्म करके सरकार को हिंदुओं का एक आयोग बनाना चाहिए, जहां 500-600 जगह जो इस तरह की है, जहां से हिंदू पलायन कर रहा है, उन पर कड़ी से कड़ी। ठीक है विक्रम सिंह जी, आप जवाब दीजिए। आरोप आप पर है, आरोप आप पर है कि अल्पसंख्यक हमको अल्पसंख्यकों को साथ रखना है, ये कर करके आज की तारीख में 500 जगह पर ये सड़क पर नाच रहे हैं और राजस्थान के मेवात में नाच रहे हैं। बताइए ऐसा क्यों है? विक्रम सिंह जी आप पर आरोप है ये। दीपक जी, अपराधी बोल दिया किसी भी जाति और धर्म का हो सकता है। हमारी सरकार अपराध को रोकने के लिए काम करती है और करती रहेगी। हमने अलवर में इसी मंशा से 2 एसपी बैठाए और हमारी सरकार कड़े कदम उठाएगी किसी जाति और संप्रदाय। आप प्राची जी आप सुनिए बात, आप सुनिए। किसने खाली कराया भाई? आप सुनिए बात। मैं मनोज राजौरिया जी बीजेपी के एमपी जुड़ गए। विक्रम सिंह जी धर्म और जाति के नाम पर ही खाली कराया जा रहा है, इस फैक्ट को कैसे नजरअंदाज करेंगे विक्रम सिंह जी? साध्वी प्राची जी, इस फैक्ट को नहीं नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि ये धर्म के आधार पर लोगों को भगाया जा रहा है। यहाँ अपराधी को अपराधी की जात मत बोलिए, ये बोल के काम नहीं चल सकता। एक और केस स्टडी दिखाता हूँ, दिखाइए। मैं अपने प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगली केस स्टडी दिखाई जाए राजस्थान के मेवात की, कि वहाँ पर किस तरह के हालात है। देखिए अगले हाल देखिए, ये भी देखिए शोएब जमाई, ये भी देखिएगा। कुछ नहीं है, बस आप ये मान के चलिए शोएब जमाई की फेक न्यूज के बारे में मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि फेक न्यूज फैलाने का परिणाम क्या होता है, क्योंकि आज आपने फेक न्यूज फैलाई है, लेकिन मेवात को मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए तबलीगी जमाती मुसलमानों ने एक नहीं 4 चालें चली जिससे मेवात को पूरी तरह से इस्लामिक आबादी वाला इलाका बनाया जा सके। और इसके लिए मेवात के इलाके में मेव मुसलमानों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की साजिश रची। फिर तो उन्होंने उम्र देखी न हैसियत, जो मिला उसको धर्म बदलने के लिए शिकार बनाया गया। देखिए केस स्टडी। गांव जाटोली, जिला भरतपुर, राज्य राजस्थान। यह इलाका भले ही हिंदुस्तान में आता है, ये भले ही हिंदुस्तान के नक्शे में दिखता है, लेकिन यहां न तो भारत का संविधान चलता है न ही भारत का कानून, क्योंकि इस इलाके में तबलीगी जमात वाले मेव मुसलमानों की हुकूमत जो चलती है, जो पिछले 35 सालों से इस इलाके में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते आए हैं। मेवात में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए मेव मुसलमान तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, लालच देते हैं और अगवा कर ले जाते हैं और बंदी बनाकर मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भरतपुर जिले के पहाड़ी तहसील के जाटोली गांव की घटना चौंका देने वाली है। ये विष्णु दूसरी क्लास में पढ़ता है, उसे तो शायद इतना भी नहीं पता कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। इसके बावजूद मेव मुसलमानों ने इस मासूम अबोध के साथ दरिंदगी की, वो भी इसलिए इस इलाके में मुसलमानों की तादाद बढ़ाई जा सके, इस इलाके को हिंदू विहीन किया जा सके। सर इसके साथ में मुसलमानी की सरसों को खेत में इसको उठा के ले गया जबरदस्त,
और सर इसको मुसलमानी कर दी सर, और हमने जो पुलिस को सूचना दी और पुलिस को जो कार्रवाई की गई, तो उसके बाद में उसका भाई ये बोला कि अभी तो एक ही मुसलमान हुआ है, अभी देख तो क्या होता है आगे, पूरा ख़ानदान को ही मुसलमान बनाते हैं और देख तो हम तुमको गांव में नहीं टिकने देते हैं। इस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक पहले से ही हैं, इसीलिए मेव मुसलमान गांव को हिंदू विहीन बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मकसद ये सर इनका, ये इस गांव में से इधर से भाग जाए। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव में मुसलमानों ने भी अपने हिंदू नाम रख रखे हैं, जिससे साफ समझा जा सकता है कि आखिर ये साजिश कितनी संगीन है। नाम उसका है करण सिंह, उसका पिताजी का नाम बुद्ध सिंह। करण सिंह, बुद्ध सिंह ये मुसलमान है? जी मुसलमान है और मेरे पड़ोस में ही घर है इनका। मेवात के पूरे इलाके में जमाती मुसलमानों ने 4 तरीके से हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र रचा। पहले हिंदुओं को पैसों का लालच दिया जाता है, दूसरे हिंदू लड़कों को शादी का झांसा दिया जाता है, तीसरे हिंदू लड़के लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया जाता है, चौथे अगवा कर दबाव डालकर जबरन धर्म बदलवाया जाता है। इस इलाके में हिंदुओं की तादाद कम है, इसलिए हिंदू इन अंदर के दुश्मनों का सामना नहीं कर पाते। इनकी ना तो प्रशासन सुन रहा है, न इनकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है। इसीलिए न्यूज नेशन लगातार ये मुहिम चला रहा है कि कैसे जमाती मेव मुसलमानों ने इस इलाके को हिंदुओं के लिए नरक बना दिया। और इसलिए न्यूज नेशन लगातार सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली की नाक के नीचे आखिर ये कैसा हिंदुस्तान। भरतपुर के जाटोली गांव से विकास चंद की रिपोर्ट। तो देखिए, ये एक और रिपोर्ट आपको मिल गई, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। शोएब जमाई, अब तो मुस्लिम समाज को मिलकर बैठकर ये सोचना होगा कि ये देश की मुख्यधारा के खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं। ये बड़ा सीरियस सवाल है, इसको गंभीरता से लीजिए। और जिस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला आप दे रहे हैं वो सिर्फ मास्टेड है, उसकी कोई पूरी रिपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ एक प्रिंटेड वर्जन है जो पूरी तरह से फेक है। शोएब जमाई, मेरा आपको चैलेंज है, और अगर आप अभी भी इसकी सत्यता की बात करेंगे तो मैं इसको फेक न्यूज साबित कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपकी पहली खबर को फेक न्यूज साबित कर दिया है। शोएब जमाई बताइए, मुस्लिम समाज को सोचने की जरूरत नहीं है कि वो देश की मुख्यधारा के खिलाफ क्यों हो जाता है सेक्युलरिज्म के नाम पर? पहली बात तो मुस्लिम मिरर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पर भी मैं कायम हूं, और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है 9 मई 2020 की, उस पर भी कायम हो, जिसमें हिसार की घटना के बारे में दिखाया गया। दोनों फेक न्यूज है शोएब जमाई, दोनों फेक न्यूज है। दावे के साथ बोल रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन करके बोल रहा हूं, और आपको बता दिया किस हालात में हसन मियां ने वो रिपोर्ट लिखी थी। दिलशाद नाम के आदमी को क्यों पकड़ा पुलिस ने, ये भी बता दिया आपको मैंने। अब आप हसन मियां तक भी पहुंच गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के कुमार मुकेश तक भी पहुंच जाइए ना, कि कुमार मुकेश तक भी पहुंच गया। वो खबर पूरी है ही नहीं, वो आपने सिर्फ मास्टर लगा के भेजा है। बाकी की खबर भी बता दीजिए, बाकी की खबर भी बता दीजिए ना, क्या है पूरा लिंक, बाकी की खबर बता दीजिए ना, पूरा लिंक खोल के दिखा दीजिए मुझे, कहां पर है आपने भेजा, मुझे पूरा लिंक दिखा दीजिए। शोएब जमाई, झूठ के पांव नहीं होते, मैं आपको पहले कई बार समझा चुका हूं, झूठ के पांव नहीं होते। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हमने जो सेंटेंस दिया उस पर मैं कायम था, लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप घटनाएं दिखा रहे हैं उसमें बड़ी रिमार्केबल एक चीज है, चाहे हरियाणा का मेवात दिखाया, इसमें मेवात दिखाया। आपके रिपोर्टर ने तो बार बार कहा कि देखिए ये जमाती और ये फला, लेकिन जितने भी लोगों से आपने बात कराई, चाहे वो पुरुष थे या महिला थे, किसी ने भी जमात या तबलीगी इसका नाम नहीं लिया, किसी ने भी कहा अरे आप तो बचपन से जमात में जाते भाई, मेव मुसलमान तबलीगी है, मेवात से ही तबलीगी जमात निकली। अरे इतना फैक्ट पता कर लो ना शोएब जमाई, मैंने पिछले शो में भी आपको बोला था। आप तो बचपन से तबलीगी जमात में जा रहे हैं, बचपन से जा रहे हैं ना, आपको नहीं पता मेवात से जन्मी है तबलीगी जमात 1920 के दशक में, नहीं पता आपको? दीपक जी, मैं आपकी रिपोर्ट पे भरोसा कर रहा हूं, आपकी रिपोर्ट में किसी ने भी तबलीगी जमात या जमात का नाम नहीं लिया है। अरे भाई, मेव मुसलमान तबलीगी जमात के ही हैं, मैं आपको साबित कर सकता हूं, और आपको यह पता होना चाहिए कि मेव मुसलमान से ही तबलीगी जमात बना है।
अरे भाई, किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है, किसी सरकार ने ये रिपोर्ट नहीं दी, किसी पुलिस स्टेशन में ये बात नहीं कही कि तबलीगी जमात के लोगों ने। आपकी ही रिपोर्ट में, आपके चैनल पे किसी आदमी ने ये नहीं कहा जमात। जो कह रहा हूं फैक्ट के साथ कह रहा हूं, सबूत के साथ कह रहा हूं, कैमरा पे बयान है, साबित कर सकता हूं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी ले चल सकते हैं शोएब जमाई। आप मुझे चैलेंज करके बोल रहा हूं, नेशनल टेलीविजन पर चैलेंज करके बोल रहा हूं। छोड़िए ना, मैं कोर्ट की बात तो अलग है, वो तो मुस्लिम समाज आपको ले जाएगा बाद में, लेकिन आप डिबेट में साबित। मैं भी देखता हूं कितने ले जाते हैं इस स्टोरी पर, मैं भी देखता हूं कितने ले जाते हैं। मुझे कोई डर नहीं है शोएब जमाई, अकेला घूमता हूं शहर में, मुझे कोई डर नहीं है। विक्रम सिंह जी ने अब बात कही, विक्रम सिंह जी भी एक हिंदू हैं और एक प्रतिष्ठित हिंदू हैं। ऐसे हिंदू को समाज में जरूरत। उन्होंने कहा कि अपराधी अपराधी होता है, उसका जात धर्म मत देखो। मैं इस बात को मानता हूं, और विक्रम सिंह जी, आप जैसे हिंदुओं को मैं सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि आपकी वजह से देश। साध्वी प्राची जी को भी सलाम कर दीजिए, और लोग, वो भी हिंदू है। साध्वी प्राची जी को भी सलाम कर दीजिए। क्या दिक्कत है उसमें आपको? किसी दूसरे धर्म का सम्मान करने में, उसके धर्म गुरुओं का सम्मान करने में क्या दिक्कत है आपको? मेरे साथ मेरी हिम्मत नहीं है सच कहने की। साध्वी प्राची जी ने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन मैं पढ़े लिखे लोगों से बहस करना चाहता हूं, इसलिए मैंने विक्रम सिंह का नाम लिया और गुलाब चंद कटारिया जी का भी नाम लेता हूं। सुशील पंडित जी से भी बहस कर लूंगा। मैं गुलाब चंद कटारिया जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सर, पहलू खान की जो केस थी उसको पुलिस ने कमजोर कर दिया। याद आ गया आपको पहलू खान? फिर याद आ गया पहलू खान? मंजू को अंजुमन बना दिया गया, उसकी बात नहीं करेंगे आज। पहलू खान की बात करेंगे, मंजू को अंजुमन बना दिया गया, उसकी बात नहीं करेंगे। पहलू खान की बात करेंगे। सेक्युलर हैं आप, सेक्युलर हैं आप। आरएसएस के 16 लोगों को दिल्ली दंगों में गिरफ्तार किया पुलिस ने। अरे जेल में डाल दे, फांसी पे चढ़ा दे आरएसएस के उन लोगों को जिनको दिल्ली दंगों में गिरफ्तार किया गया, फांसी चढ़ा दे। मुझे मतलब नहीं है, मुझे मंजू के इंसाफ से मतलब है, जिसको अंजुमन बना दिया गया। मेरी एक दर्शक जुड़ रही है, आयुष भारद्वाज। मेरे एक दर्शक जुड़ रहे हैं, आयुष भारद्वाज, सुनिए, जयपुर से जुड़ रहे हैं। 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। आयुष, राजस्थान का मामला है, आप भी जयपुर में हैं। मुझे भी आप जैसे ही एक दर्शक ने बताया था कि आपने हरियाणा के मेवात के बारे में तो बताया, जयपुर से ही मेरे सज्जन वो जुड़े थे, मैं उनका नाम निकाल के आपको बताऊंगा, टेलीविजन पर जाहिर करूंगा कि उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप राजस्थान के मेवात में भी इन्वेस्टिगेट करिए। यह हालत निकली, क्या कहेंगे आप आयुष? देखिए, किसी भी रिलीजन और किसी भी जो धर्म को लेकर जो चीजें हो रही है वो बेसिकली नहीं होनी चाहिए, मगर इसमें मुझे ज्यादातर देखने को ये भी मिला है कि धर्म को या कास्ट को जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हाईलाइट किया जा रहा है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म, कास्ट, ये सब चीजें किसी भी अपराधी के बचाव का आधार नहीं हो सकती। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर जो खासकर जो सोशल मीडिया जो बेरोक टोक अलग अलग धर्मों के जो एग्रेसिव कंटेंट को फैला रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस पर कंट्रोल लगे। सबसे पहले तो क्या सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाना जरूरी है। सोशल मीडिया जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक क्या होगा कि ऑफेंसिव चीजें जो है कंटिन्यू फैल देगी, और उसका कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नुकसान जो है हमारे देश को ही होगा। ठीक है, आपका एक सुझाव है, लेकिन इस पर बहुत डिस्कशन हुआ है देश में जब से सोशल मीडिया आया है कि क्या सोशल मीडिया को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। हर कोई कहता है कि फ्री मीडिया है सर, फ्री देश है यहाँ पर। आयुष, इस सवाल पर भी बहुत डिस्कशन हुआ है कि सोशल मीडिया को क्या रेगुलेट किया जाना चाहिए। कुछ नियम कानून है, लेकिन सच बनावटी उसूलों से छुप नहीं सकता। इसीलिए कोरोना काल में ये सच दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेवात के अंदर कोरोना काल में ये कांड बढ़ गए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आऊंगा, एक और नई केस स्टडी आपको दिखाऊंगा क्या होता है वहां पर मेवात में। राजस्थान के मेवात में हरियाणा के मेवात का खुलासा किया, अब राजस्थान के मेवात का खुलासा कर रहा हूं। ब्रेक के बाद एक नई केस स्टडी। तो हम दिखा रहे हैं देश की बहस, ये कैसा हिंदुस्तान, मेवात पार्ट 2। और हमारी इस खबर पर किसी और ने नहीं, राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी ने मोहर लगाई है। उनका कहना है कि ये इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस को भी जाने से डर लगता है। खुद गृह मंत्री रह चुके हैं राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बड़ा खुलासा है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज अब ऐसे लोगों को प्रश्रय देता है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। इसके चलते अब पुलिस भी मेवात जाने में, इलाके से, मेवात और आसपास के इलाकों में, राजस्थान के मेवात में जाने से डरती है। हमने अपने एक दर्शक की
सुझाव के बाद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को किया है, क्योंकि हमने हरियाणा के मेवात के हालात बताए थे। हमारे दर्शक ने हमसे कहा था कि आप राजस्थान के मेवात के हालात भी बताएं। अब देखिए आगे वहां क्या हो रहा है। 2 रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूं, हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। तबलीग के लोग अब राजस्थान के अलवर और भरतपुर इलाके में हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आपको भरतपुर के पहाड़ी तहसील से आई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, जहां एक मंदिर की जमीन अब कूड़ा घर में तब्दील हो चुकी है। खस्ताहाल सड़क के किनारे इस गंदे से मैदान को देख रहे हैं ना आप? इसे कूड़ा घर बना दिया गया, जहां सुअर आराम फरमाते हैं। मगर बताया जाता है कि कभी यहां घंटियां गूंजती थी, हवन पूजन होता था, भक्तों का रेला उमड़ता था और आर्य समाज मंदिर था, जिसे मेव मुसलमानों ने एक साजिश के तहत बियाबान में तब्दील कर दिया। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई डंपिंग ग्राउंड हो, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ आर्य समाज मंदिर था, हवन कुंड था, यहाँ यज्ञ पूजा पाठ हुआ करते थे। लेकिन इस जगह पे दावा ये ठोका गया कि ये मंदिर है ही नहीं, यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं। और इस कदर झगड़ा हुआ और झगड़े की वजह से मामला कोर्ट कचहरी पहुँचा और ये वीरान हो गया और पूरे रणनीति के तहत इस जगह को उजाड़ दिया गया। जहां जमातियों का दबदबा ऐसा कि अब इस जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये भरतपुर की पहाड़ी तहसील का कस्बा है। स्थानीय हिंदुओं के मुताबिक मंदिर की जमीन के ठीक बगल में मदरसा है। जमातियों ने मंदिर की जमीन को मदरसे में मिलाने के लिए चाल चली। मंदिर को तरह तरह से अपवित्र करते थे। हिंदुओं ने विरोध किया तो झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। बताया जाता है कि साल 1976 में यहाँ मेव मुसलमानों ने आर्य समाज मंदिर को ढहा दिया। पहले स्थिति ये थी कि हवन हुआ करता था और ये जगह अपने हिंदुओं की है और मंदिर था। इन्होंने मुझे कुछ झगड़ा किया और झगड़ा होने के बाद में इन्होंने हमको मतलब ये जाने नहीं दिया और जो सारी दीवारें इन्होंने नष्ट कर दी। अब हम बनाते हैं तो बनाने नहीं देते हैं, झगड़ा करते हैं। और प्रशासन बिल्कुल ही काम नहीं करता है, वो उनके दबाव में रहता है, इसलिए इस पर काम नहीं हो पाता है और लैट्रिन जाते हैं लोग। हिंदुओं की माने तो स्थानीय लोगों के पास जमीन के कागजात में मंदिर होने के सबूत हैं। इस इलाके में जमाती इतने पावरफुल हैं कि अगर कोई इस जमीन के करीब तक जाता है तो मुस्लिम पक्ष तुरंत इकट्ठा हो जाता है। ये स्थिति 1976 से चल रही है। इस पे 4 दीवार थी, प्रतिदिन इसमें उससे पहले यज्ञ होता था। हवन कुंड है, वेदी है, व्यायाम शाला थी। इसमें सारा काम बंद हो रहा। हमारे जो दैनिक दिनचर्या सारी हमारी बंद है। हवन कुंड कब उजाड़ा गया? ये कम से कम नहीं तो 80 के लगभग उजाड़ा है। यहाँ अब भी हिंदू पक्ष के कुछ लोग इस जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की माने तो यहाँ मेव मुसलमान इतने दबंग है कि उनकी जबरदस्ती को चुनौती देने वाला तक कोई नहीं है। भरतपुर के पहाड़ी कस्बे से न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद की रिपोर्ट। दरअसल इसका एक बड़ा आर्थिक पक्ष है। एक तो यह कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए, मंजू को अंजुमन बना दिया जाए, यह भी एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष यह है कि यहां पर हिंदुओं की जो जमीन है या मंदिरों की जो जमीन है या सार्वजनिक स्थलों की जो जमीन है उस पर कब्जा हो जाए। ये इसका एक बड़ा आर्थिक पक्ष है, जिसके चलते मेवात के अंदर पिछले कई सालों से ये हो रहा है। न्यूज नेशन की पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ है कि राजस्थान के मेवात में मेव मुसलमान धीरे धीरे साजिश करके हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने एक परिवार आया जिसने बताई जमाती मुसलमानों के अत्याचार की कहानी। हम आपको बता दें कि भरतपुर के जिस गांव में यह परिवार मौजूद है, अब यहां पर सिर्फ एक ही हिंदू परिवार बचा है और यह परिवार भी अब पलायन की बात कह रहा है। हमें डर रहता है कि हमें कब क्या कर दें। तो किसी भी केस में हमें फंसाने की भी कहते हैं, धमकी देते हैं, हमें तुम्हें केसों में फंसा देंगे। हम इसलिए हम गांव छोड़ करके जाने की हम प्लान कर रहे हैं। खौफ, दहशत और हर पल किसी अनहोनी की आशंका। भरतपुर के भोजपुर गांव में रहने वाले एकमात्र हिंदू परिवार की ये नियति बन चुकी है। यह है पूरे गांव में बचा वो हिंदू दलित परिवार जो अब गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इनकी जिंदगी यहाँ रहने वाले मेव मुसलमानों ने नरक से बदतर बना दी है। इस परिवार की जमीन पर कब्जा करने के लिए न सिर्फ इन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि परिवार के लोगों से मारपीट भी की जाती है, फिर वे चाहे महिलाएं ही क्यों ना हो। काफ़ी दिनों से इन सब लोग हमारे साथ कब्जा कर रहे हैं।
हमें जब से अलॉटमेंट रहा, जब से तो हम जोत रहे थे बोरे से खूब। उसके बाद जब हमने बोरिंग करा लिया, कनेक्शन ले लिया उसमें, उसके बाद इन्होंने फिर कब्जा करना शुरू कर दिया। लगभग 4 साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं हमारे साथ। कभी डोल जोतते हैं, कभी भैंस बांध देते हैं, कभी कुछ करते हैं, हमें परेशान करते हैं, कभी मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, अब शब्द बोलते रहते हैं। हमें तो बहुत ही भय रहता है। एक दिन तो हमें बहुत ज़ोर से मारा, हमारी भाभी को भी मारा, मेरे को भी मारा, मेरे डंडे से उछल गई, पूरी बुरी तरह से मारा है और बहुत दुखी हैं हम तो, इसलिए हम यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। दरअसल भोजपुर गांव में इस दलित परिवार को सरकार की तरफ से कुछ बंजर जमीन दी गई थी, लेकिन जब परिवार ने जमीन पर ट्यूबवेल लगवाया तो इनकी मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के सरपंच ईशा ने आधी जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, परिवार की माने तो कभी भी मेव मुसलमान आते हैं और उन्हें जमीन खाली करने की धमकी देकर मार पीट कर चले जाते हैं। हमने कर्जा लेकर के और अगला दूसरा बोरिंग कराया, जिसमें से पानी होने थोड़ा थोड़ा ला रहा है, और उसके चारों तरफ उन्होंने बोरिंग करवा दिए, जिससे कि पानी का स्तर ही खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, जिससे अपना आप ही भाग जाए यहाँ से, पूरी ज़मीन हमारी हो जाएगी। तो उन्होंने 3-4 बोर और करवा दिए, डीप बोर, जिस पाताल तोड़, तो उसमें से सारा पानी वो खींच लेते हैं, हमारे पास पानी नहीं बचता। कौन आदमी है जो इस तरीके से कर रहा है? ईसा सरपंच है सर। मुझे तो मारा, मुझे तो ये भी नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं तो बेहोशी हो गई। एक बार तो ऐसा लगा कि मुझे तो पता नहीं कहाँ मारा, कहाँ नहीं, बाल खींचे, हाथ खींचे, मुझे तो पता नहीं लगा। परिवार का आरोप है कि सरपंच ने उनकी 3 बीघा जमीन पर कब्जा भी कर लिया है और मेव मुसलमानों का मकसद सिर्फ एक ही है, किसी भी तरह उन्हें यहाँ से बेदखल करना, ताकि इस गांव में बचा हुआ एकमात्र हिंदू परिवार भी गांव छोड़कर चला जाए और उसकी जमीन और घर पर कब्जा जमाया जा सके। इस परिवार को यहाँ मेव मुसलमानों ने तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की। इनके ट्यूबवेल में तोड़फोड़ की गई और कंकड़ पत्थर उसमें भर दिए गए, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि इस गांव को हिंदू विहीन कराया जा सके। भरतपुर के भोजपुर गांव से न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्र की रिपोर्ट। तो देखिए, ये इसका एक आर्थिक पक्ष भी है। भगाया इसलिए जा रहा है ताकि संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके, उनके घरों पर कब्जा किया जा सके, उनके सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा किया जा सके, उनके खेतों पर कब्जा किया जा सके, और साथ ही साथ एक तथाकथित मानसिकता को बढ़ाया जाए जो किसी धर्म विशेष का प्रचार करती है। मुझे इसको बोलने में कोई आपत्ति नहीं। और मैं फिर बता दूं, राजस्थान के मेवात की इन्वेस्टिगेशन हमने इसलिए की क्योंकि हमारे एक दर्शक ने हमसे कहा कि इसको करने की जरूरत है, यहां पर भी हालात इतने ही खराब हैं। मेरे साथ फिर एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर मनोज राजौरिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर राजस्थान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गीता भट्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस की चिंतक, वो मेरे साथ है। साध्वी प्राची जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ डॉक्टर शोएब जमाई हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, माना ये अपराधी हैं, माना हम इनका धर्म भूल जाते हैं, लेकिन चूंकि एक संगठित अपराध हो रहा है, आप खुद मानते हैं कि एक संगठित अपराध हो रहा है, क्यों ना इन तमाम मुद्दों को आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ले जाएं और कहें कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इसमें दिक्कत क्या है सर? चौरसिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अपराध के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करने में कोई हिचक और झिझक नहीं है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि 2 एसपी अलवर में इसीलिए सृजित किए गए पद ताकि ऐसे अपराधों पे लगाम लगाई जा सके। सर, लेकिन होता जा रहा है ना, रुक नहीं रहे, इसलिए मुझे लगता है कि अब अत्यावश्यक कार्रवाई की जरूरत है। और मुझे पता है अशोक गहलोत जी एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति है। आपके जो एंकर हैं, आपके जो संवाददाता हैं, उनकी भाषा क्या है? मुसलमान मैं मुसलमान, ये नहीं है तरीका। आप देखिए, व्यक्तिगत झगड़े भी हो सकते हैं, बहुत सारे झगड़े जमीनों के व्यक्तिगत ही होते हैं। और एक जो आपने मंदिर की जो घटना दिखाई, आप देखिए, कटारिया साहब अभी बैठे थे और उन्होंने बैठे बैठे देखा है पिछले 80 से लेके आज तक 2020 तक 40 साल के शासन में, 40 साल के पीरियड में आपने देखा होगा 4 भाजपा की सरकारें रही। ये तो किसकी कमजोरी है? आप किस पे ठोक रहे हैं? मैं सबकी कमजोरी बोल रहा हूँ सर, मैं किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं समाज की कमजोरी को भी बता रहा हूँ। और विक्रम सिंह जी, मैं एक बात बता दूं, गुलाबचंद कटारिया ये भी कह के गए कि इन इलाकों में पुलिस जाने से डरती है। वो खुद गृह मंत्री थे, खुलासा करके गए। अब मैं क्या बोलूं? क्या मैं उनके इस स्वीकारोक्ति पर शर्म से आंखें झुका लूं? चौरसिया जी, आप बताइए, क्या शोभा देता है कि एक गृह मंत्री जैसा जिम्मेदार पद पे बैठा आदमी कमजोरी दिखाता है कि उन इलाकों में पुलिस नहीं जा सकती? आप क्या बात कर रहे हैं? सरकार की मंशा हो, किस जगह पुलिस नहीं गई, किस जगह सेना नहीं गई, कहां आरएसी नहीं गई, कहां मंशा?
इतना कोई बहुत बड़ा गैंग और वहां कोई सेना नहीं खड़ी है। अपराधियों के खिलाफ मंशा हो कार्रवाई करने की तो किसी सरकार को गीता भट्ट जी, क्या ये मामला इतना सीधा है जितना विक्रम सिंह जी बता रहे हैं? कमजोरी बताई है, कमजोरी बता के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि हमारी कमजोरी थी, ये कोई तरीका नहीं है। आपके पास पुलिस आ रही थी। अच्छा सर, उनकी कमजोरी थी, उन्होंने माना, आप ठीक कर दीजिए, दिक्कत क्या है? विक्रम सिंह जी, मेरा आपसे बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अपनी कमजोरी मानी, वो खुद होम मिनिस्टर थे, उस कमजोरी को आप दूर कर दीजिए। अब आप शासन में हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं वो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है विक्रम सिंह जी। आपको ये लेकिन मैं इन्हें एक और मैं विक्रम सिंह जी अब सच्चाई से अपनी आंखें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दुख की बात ये है। और दूसरी बात मैं इन्हें बताना चाहूंगी विक्रम सिंह जी को कि अगर इन्हें अभी 25 जून की ही ये बात है, 25 जून को रामगढ़ में रामगढ़ में अलवर के मानगढ़ एरिया में ऐसे ही एक नाबालिग लड़की के साथ कहने के लिए अल्पसंख्यक, लेकिन जो वहाँ के बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उन्होंने उसके साथ अपराध किया और उसके बाद उसके पिता का पेड़ पे लटके हुए उसके पिताजी मिले। इसकी तहकीकात करना क्या इस समय राजस्थान सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? सबसे बड़ी दुख की बात ये है, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि कानून व्यवस्था ने अपनी आंखें मोड़ ली है। कानून व्यवस्था की जो तटस्थता है, तटस्थता दिखाई है और कई बार दिखाई है, उसे देखकर और हमारी पार्टी की सरकार बिल्कुल नहीं बैठेगी। कम से कम गुलाब चंद जी कटारिया कह सकते थे कि पुलिस नहीं जा सकती, हमारी सरकार का कोई बिल्कुल दायित्व बनता है। विक्रम सिंह जी, मैं रामगढ़ की घटना पे आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। गीता जी एक मिनट, आपने रामगढ़ की बात करी, गीता जी आपने रामगढ़ की बात करी, मैं विनम्रता से विक्रम सिंह जी को बताना चाहता हूं कि रामगढ़ की केस स्टडी हमने सोमवार को दिखाई थी, बहुत ही हृदय विदारक है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विक्रम जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप करवा दिए, अभी की घटना है। सीधे साध्वी प्राची जी के पास चलता हूँ, फिर मनोज राजौरिया जी के पास और फिर शोएब भाई के पास जाऊंगा। साध्वी प्राची जी, क्या ये मामला इतना सीधा है जितना विक्रम सिंह जी बता रहे हैं? ये तो अपराधी हैं, अपराधों पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, हम किसी भी अपराधी की जाति और सांप्रदायिकता देख के उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। अपराधी को अपराधी मान के कार्रवाई करती है हमारी सरकार। और दीपक जी, जो आदमी केवल ये कह करके पीछा छुड़ा रहा है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता, वो क्या कार्रवाई खाक करेंगे? अरे मेवात को किसने खाली कराया? कौन से संप्रदाय के लोग हैं? मैं पूछ रही, बताओ, चैनल पे बैठ के बताओ, कैराना किसने खाली कराया? विक्रम जी चैनल पे बैठ के बताओ। अरे अभी ये क्या नाम है, भरतपुर को किसने खाली कराया? बताओ कौन से संप्रदाय के लोग हैं? कैसी बात करते हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, मादा नहीं है, सच को सच नहीं कह सकते, इसीलिए तुम लोग केवल कुर्सी की मलाई चाटने के लिए बैठते हो। फिर कह रही हूँ, हम जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं, हमारी सरकार और जिम्मेदारी से कार्रवाई कर रही है। पूरे देश में अभी दिखा रहे चैनल पे खाली हो गया, आर्य समाज मंदिर में सुअर घर बनवा दिया आप जैसे लोगों ने। बनाइए, आप लोग जो भगवा पहनते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अपने आप को संयत रखिए, दूसरे धर्मों के सम्मान क्या बात है, चैनल पे बैठ के चिकनी चुपड़ी बात करके घर चले जाते हो क्या? कार्रवाई की है, कार्रवाई अभी बता रहे थे ना, पिछले सोमवार में दिखा, क्यों कार्रवाई नहीं की? दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं से भी आप चर्चा करके ऐसी चीजों पे लगाम लगा सकते हैं। आप भड़काने के बजाय जिम्मेदारी समझ के काम करिए। सर विक्रम जी, वैसे मेरा ये मानना है कि भगवा देश करेंगे। डॉक्टर मनोज राजौरिया, क्या ये मामला इतना सिंपल है जितना हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर मनोज राजौरिया, ऐसे लोगों से कुर्सी के भूखे होते ही सच को सच नहीं कह सकते। ऐसी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें, न कि उठाने की। दीपक जी, एक बार इनको मेरा आग्रह है कि मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि पिछले सीरीज में जो आपने बात रखी थी, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आपकी भावना को मैं समझता हूँ और जिस तरीके से देश में वास्तविक दिक्कत है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सामने लाना चाहता हूँ, इस जनता के सामने लाना चाहता हूँ। और इसका निर्णय ये सरकारें जो आप बात कर रहे हैं, जो जिस तरीके से कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये इनसे कभी समाधान नहीं हो सका। जिस तरीके से आप शोएब जमाई से बात कर रहे हैं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलेंगे, इनके दो रूप है। इसलिए मैं आपके सामने जनता से आपकी जो बात है ये रखना चाहता हूँ, तथ्य रखना चाहता हूँ।
मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि मुझसे 5-7 मिनट मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। दीपक जी, संक्षेप में सर, टेलीविजन है जी। दीपक जी, राजस्थान में नहीं पूरे देश में अभी आपके साथ में सुशील पंडित जी जुड़े हुए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहकर भी चैनल से चले गए, इस देश में 500 ऐसी ब्लॉक्स बन चुके हैं जहां पर कहीं धीरे धीरे करके वहां के जो हिंदू लोग रहते उनको अपनी जमीन जायदाद बेचकर, अपनी इज्जत बचाकर, अपने घर बार को बेचकर या बिना बेचे उनको खाली कर जाना पड़ा। उन स्पोर्ट्स की एक बड़ी विचारणीय विषय है दीपक जी, इस देश में लगभग 30 साल से 40 साल से एक ऐसी विचारधारा काम कर रही है जिसका आप तबलीगी जमात कह सकते हैं या उसके साथ जुड़ी हुई अन्य विचारधारा कह सकते हैं। ये विचारधारा इस देश में रहने वाले कमजोर और गरीब जो दलित भाई हैं हमारे, ठीक है, जो कहीं भोले ठीक है मनोज जी, मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूं, लेकिन अफसोस टेलीविजन वक्त की सीमा को मैं आपको फिर लाऊंगा इस विषय पे। आरसी सिंह साहब के पास चलता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता पटना से जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, क्या कहेंगे इन हालात पर? क्यों ऐसे ब्लॉक बनते जा रहे हैं जिसके बारे में सुशील पंडित ने बोला कि हाँ ऐसे ब्लॉक देश के अंदर बन चुके हैं कई जगहों पर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि कम से कम हिंदू का नाम लेकर के आपने इस प्रोग्राम को चलाया और इस देश में यहाँ के राजनीतिक दल और इस देश में जैसे विक्रम जी जैसे लोग जो हिंदू होंगे तो इस देश में हिंदुओं का यही हाल होगा। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का खत्म करने का साजिश ये बरसों से चला आ रहा है और एक में बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कई में बात है जहां मीडिया पहुंची नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का खत्म करने का बड़ा साजिश है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा कि हम हिंदुओं को कोई देखने वाला नहीं है। आज हिंदू अपने कर्म पर जी रहा है और मैं इन जो राजनेताओं से कहना चाहता हूँ, खास करके जो वर्तमान हमारी सरकार है, उनको कम से कम सोचना चाहिए कि जिस भरोसे हिंदू आपके भरोसे जिसको आपको लाया, क्योंकि जो कांग्रेस हमें खत्म करना चाहती थी, जो वामपंथी हमें खत्म करना चाहती थी, हम लोगों ने आपको लाया और आज मेवात में ये हालात है, ये बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही कष्टदायी है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और हिंदू को जागना होगा और हिंदू अगर नहीं जगेगा तो हिंदू इसी तरह समाप्त हो जाएगा। मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सिंह साहब का खुद व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि ये पब्लिक का मंच है, ये न्यूज नेशन का विचार नहीं है। यहाँ पे कई सारी ऐसी राय रखी जाती है जो लोगों के व्यक्तिगत विचार होते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारे पास ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से एक छोटी सी नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया गया ये भी आपको दिखाएं, किस तरह से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है मेवात के अंदर ये भी आपको दिखाएं, और दूध का दूध पानी का पानी कर दें। अगर बीमारी को समझना है तो उसकी जड़ तक जाना होगा, और बीमारी की जड़ तक हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम दो टूक बात नहीं कर लें। इसीलिए कहा जाता है डॉक्टर और वकील से कुछ ना छुपाइए। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे दर्शकों से मैं लाग लपेट में बात करूं, इसीलिए कोरोना काल में भी ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मेवात में ये इंसिडेंट कोरोना काल में बहुत बड़े हैं, चाहे वो हरियाणा का मेवात हो या राजस्थान का मेवात हो। आप चाहें तो हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बता दी है। अब सरकार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को और आगे ले जाएं, लेकिन हमारा यह प्रण है कि इसी तरह जो हकीकत होगी उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। देश की बहस ये आपका मंच है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। आप खुद विषय चुनते हैं, आप खुद मुद्दों को लेकर आते हैं, आप खुद सलाह देते हैं, जिस पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसी का परिणाम था राजस्थान का मेवात पार्ट 2, ये कैसा है हिंदुस्तान।